हाँ भाई क्लास 10th, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज की वीडियो की शुरुआत मैं एक शायरी से करूंगा। अर्ज किया है, अरे इरशाद लिख देना कमेंट में। अर्ज किया है, मेटल्स जैसे स्ट्रॉन्ग रखना कॉन्सेप्ट, नॉन मेटल्स जैसे शेयर करना इलेक्ट्रॉन। फिर से बोलता हूं, मेटल्स जैसे स्ट्रॉन्ग रखना कॉन्सेप्ट, नॉन मेटल्स जैसे शेयर करना इलेक्ट्रॉन्स। रिएक्टिविटी सीरीज से खोल देना अपने दिमाग का लॉक, और बोर्ड्स में आपके रवि भैया कराएंगे टॉप। आ जाओ, इसी टॉप होने करने की तैयारी में हम लोग एक नया वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। +4 एकेडमी में आपके अपने रवि भैया आ गए हैं आज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पेपर लीक करने के लिए। चलो शुरू करते हैं इस पूरे एक वन शॉट वीडियो को, और साथ में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को पढ़ना चालू करते हैं। इसके पहले मैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस और साथ में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की काफी डिटेल्ड और सारी एनालिसिस वाली वीडियो डाल चुका हूं। जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो बॉस मेरे चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट बनी मिलेगी क्लास 10th साइंस की, जाके वहां देख लो, या फिर ऊपर कहीं आई बटन में आएगा इस वीडियो के बीच में, आप तब भी देख सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली आप जाओ। अच्छा हाँ, इस वीडियो को खत्म करने के बाद भाई अभी नहीं भग जाना, ले इधर दौड़ लगा रहा है, फुदक रहा है इधर से उधर, ऐसा नहीं करना। एक बार में एक चैप्टर, एक वीडियो, ठीक है। चलो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात कर लेते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बोर्ड्स पे अच्छी खासी वेटेज रखेगा आपके 10th के साइंस के एग्जाम के अंदर। अगला हम देखते हैं भाई। देखो, पहली बात तो हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सबको पता होती हैं ये प्रॉपर्टीज, और बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। पहली क्या होता है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा हाँ, एक बात बता देता हूं आपको, सीबीएसई को ना बड़ा पसंद है एक्सेप्शंस। मतलब सीधी सीधी चीजें जो होती हैं, लाइक मेटल्स हार्ड होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, सीबीएसई अरे पता है। जो एक्सेप्शन है, जो चीजें नॉर्मली लोग स्किप कर जाते हैं, सीबीएसई ना वो पूछता है। तो मैं आपको ये सब बातें भी बीच बीच पे डायरेक्टली यहां पर करता चला जाऊंगा, बताता चला जाऊंगा। देखो, जैसे मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, बेस्ट कंडक्टर होता है सिल्वर, उसके बाद होता है कॉपर। अब बात आती है कि भैया वर्स्ट कंडक्टर क्या होता है, मतलब सबसे खराब कंडक्टर कौन सा होता है, वो भी सुन लो। लेड होता है सबसे खराब कंडक्टर। मरकरी भी एक बैड कंडक्टर, ये बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं कहूंगा मैं उसको। दूसरी चीज, मेटल्स कैसे होते हैं, लस्टरस, इनको पॉलिश कर सकते हैं, चमक होती है। जैसे कि ये रहा मेरा पेन, खैर वहां रखा हुआ तो उठा लेता हूं। ये देखो, ये मेटल का बना हुआ भाई, लस्टरस है, चमक रहा है। अगली चीज, मेटल्स मोस्टली कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को छोड़ दिया जाए, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम तो आप बटर नाइफ से भी कट कर सकते हो भाई, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम लोग मेटल्स की, तो मेटल सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। मरकरी को छोड़कर, मरकरी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है, एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। साथ में गैलियम और सीजियम ऐसे मेटल्स हैं जो कि हमारे हाथ पे रखते ही पिघल जाते हैं। 28 से 30 डिग्री सेल्सियस इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अगर किसी का होता है तो वो होता है टंगस्टन। ये डब्लू लिखा ना, डब्लू खजाने वाला डब्लू नहीं है कि डब्लू के नीचे खजाना मिलेगा, अरे डब्लू टंगस्टन है, सिंबल है टंगस्टन का। मेटल्स कैसे होते हैं, सोनोरस, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। बेल्स को देख लो आप, तो वह क्या करती हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं जब भी उसको हम लोग हिट करते हैं तो। अगली चीज, मेटल्स मेलिएबल होते हैं, मतलब इनकी पतली पतली शीट्स बन सकती हैं। मेटल्स डक्टाइल होते हैं, मतलब इनकी पतली पतली वायर बन सकती है। मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल मेटल अगर कोई है तो वो है गोल्ड, ठीक। अगली चीज, मेटल्स की डेंसिटी काफी ज्यादा होती है। मेटल्स हैव वेरी हाई डेंसिटी। अब आप बोलोगे सर मरकरी तो लिक्विड है, या भैया मरकरी तो लिक्विड है, उसकी डेंसिटी कैसे होती है? भाई मरकरी की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर आप पानी में मरकरी डालोगे तो पानी में मरकरी नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर रहेगा, मरकरी नीचे चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं भाई प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स के अंदर ना तो वो सोनरस नहीं होते हैं, इनमें लस्टर नहीं होता है, डल होते हैं। अच्छा, लस्टरस में एक आता है ग्रेफाइट, इसमें ग्रे कलर की चमक होती है, और डायमंड में लस्टर नहीं होता। डायमंड को हम लोग कहते हैं इट इज हैविंग ब्रिलियंस, ये अलग अलग एंगल से लाइट को रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट करता है, इसलिए चमकता है हमको। अच्छा, अगली चीज क्या होती है, नॉन मेटल्स सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। सबसे ज्यादा मैं कहता हूं इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इसका आंसर है ब्रोमीन। ब्रोमीन इज द नॉन मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अगली चीज, नॉन मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं,
कंपेयर टू अगर मैं मेटल्स की बात करूं तो काफी कम होते हैं, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है। अगली चीज, नॉन मेटल्स क्या होते हैं? बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, आपकी बैटरीज में भी इसको यूज करते हैं। अगली चीज बात ये हो जाती है कि नॉन मेटल्स ना तो मेलिएबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते, जबकि ये कैसे तो ब्रिटल होते हैं। इनको अगर हैमरिंग की जाए तो ये टुकड़े टुकड़े होकर चूर चूर होकर टूट जाते हैं। अगली चीज, नॉन मेटल्स की डेंसिटी कैसी होती है? काफी कम होती है। चलो, तो ये सारी बातें हो गई, बेसिक सी प्रॉपर्टीज हो गई मेटल्स नॉन मेटल्स की। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब रिएक्टिविटी सीरीज। जैसा मैंने बताया था, दिमाग का लॉक खुलती है रिएक्टिविटी सीरीज भाई। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये आपका है ऊपर मोस्ट रिएक्टिव से हम कहां जा रहे हैं? गोल्ड यानी लीस्ट रिएक्टिव की ओर जा रहे हैं। अब एक बात तुमको मैं बहुत साफ और बहुत स्पष्ट अक्षरों में बता देता हूं, इसकी पूरी की पूरी याद करने की ट्रिक मैंने पिछले वीडियो में डाल रखी है। जिसको नहीं पता है एक बार और यहां भी सिखा देता हूं, पर लास्ट वीडियो में जाओ, इसके बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है मैंने। तो इसके ट्रिक क्या होती है? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा इन लाइब्रेरी, हाउएवर कॉल मी समथिंग गुड। प्लीज पोटेशियम स्टॉप सोडियम कॉलिंग कैल्शियम मी, मैग्नीशियम आ, एल्यूमिनियम ज़ीब्रा, जिंक इन, आयरन लाइब्रेरी, लेड। However, hydrogen call copper me, mercury something silver and good is gold। तो इसको इस तरीके से आप फटाफट से याद कर सकते हो, और जैसे ही पेपर मिले तो पहला काम कहीं साइड में रिएक्टिविटी सीरीज लिख लेना, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? रट के जाओ बिल्कुल, तुरंत वहां पे लिख लो कहीं रफ वर्क में साइड में रिएक्टिविटी सीरीज को। ये मोस्ट रिएक्टिव से हम लोग चल रहे हैं कहां पर? लीस्ट रिएक्टिव की ओर चल रहे हैं। अब देखो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो मेटल जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो बनाता है मेटल ऑक्साइड, जिसमें से कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको एकदम समराइज करके शॉर्ट में लेकर आया हूं, पूरा पूरा जिस्ट निकाल कर लाया मैंने। सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं? सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और वो ऑक्सीजन से रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट करके ऑक्साइड बना लेते हैं। इसके अपार्ट मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करता है रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन से, पर हीट करने पर मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है, और ये एक बहुत ही चमकदार सफेद रंग की फ्लेम देता है, इसको कहते हैं डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। जिंक बर्न होता है हमेशा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीट करने पर, और उस स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे बर्न करने पर जिंक ऑक्साइड देता है। आयरन इवन बर्न भी नहीं होता है, कितना भी आप गर्म करो लोहा जलेगा नहीं, पिघल जाएगा लेकिन जलेगा नहीं। पर हाँ, उसकी एक खासियत होती है कि आयरन फाइलिंग्स, अब कुछ लोग इसको आयरन फीलिंग्स पढ़ते हैं, भाई आयरन नॉन मेटल है, सॉरी मेटल है पर नॉन लिविंग है, सॉरी नॉन मेटल बोल दिया, नॉन लिविंग है यार। नॉन लिविंग चीज़ों की ना फीलिंग्स इमोशंस नाम की चीज़ नहीं होती, इसलिए आयरन फाइलिंग्स होती है। फाइलिंग्स मतलब जब लोहा काटते हैं घिसते हैं तो जो उसका स्प्रिंकलर पाउडर निकलता है, पतला पतला एकदम छोटे छोटे छिलके निकलते हैं, उसको कहते हैं आयरन फाइलिंग्स, आयरन फीलिंग्स नहीं। प्लीज, आयरन की कोई फीलिंग नहीं होती, ठीक है? तो आयरन फाइलिंग्स जैसे हम लोग स्प्रिंकल करते हैं ना किसी फ्लेम पे तो एकदम से जलने लगता है, और हम लोग कहाँ पे देखते हैं कि एक तरह का हमारे जैसे फुलझड़ी नहीं जलती है, उस टाइप का जलता है। अगला, कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है, ये इवन बर्न भी नहीं होता है, और हीट होने पर आपका क्या होता है? हॉट मेटल जो होता है वो अपने ब्लैक कलर की लेयर, जो कॉपर ऑक्साइड की ब्लैक कलर की लेयर है, उससे ये कोट हो जाता है। मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक बट जिंक एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स मतलब, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का मतलब होता है दोगले लोग, ऐसे लोग जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो कर सकते हैं। मतलब अगर एसिड के सामने आएंगे तो एज अ बेस काम करेंगे, और बेस के साथ आएंगे तो एज अ एसिड काम करने लगेंगे। तो कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक। बाकी सारे मेटल ऑक्साइड्स कैसे नेचर के होते हैं भाई? बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक। अगली बात करते हैं हम लोग रिएक्शन विद वाटर। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, क्योंकि यहां पर कई सारे ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो कि एनसीईआरटी में बिल्कुल दी हुई हैं छुपा छुपा कर। तो वाटर से रिएक्शन कोल्ड वाटर से होती है, हॉट वाटर से होती है, स्टीम से भी कुछ कुछ करते हैं। तो आओ तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो मोस्टली क्या बनाएगा ये? मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल ऑक्साइड बनाएगा, ये तो क्लियर है, पर कौन कब क्या बनाएगा इसके बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि यहां देखो, मोस्टली मेटल ऑक्साइड जो होते हैं पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, बट
वाटर में सब कुछ ऑक्साइड सॉल्युबल होते हैं और वो बनाते हैं एल्कली। क्या बनाते हैं? वो एल्कली बनाते हैं। मैंने पहले भी एसिड बेस बताया था आपको कि वाटर सॉल्युबल बेसेस आर कॉल्ड एज एल्कली। सो अगला, सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर, एकदम ठंडा पानी में रहोगे, उसमें अगर सोडियम डाल दिया आपने तो तुम सोडियम पगलू कहलाओगे और वो सोडियम एक्सप्लोड कर जाएगा, बहुत सारी हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा और उसमें आग भी पकड़ लेगी क्योंकि इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ये। और कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम थोड़ा सा कम, सोडियम और पोटेशियम से कम, धीरे धीरे रिएक्ट करता है, पर अगेन हीट तो रिलीज होती है और वो भी वहां पर क्या होता है, पानी गर्म हो जाता है। अगला, मैग्नीशियम ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करता, मैग्नीशियम रिएक्ट करता है गर्म पानी से। क्या देता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और स्टीम से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। बॉस इस पॉइंट को जो ना याद किया वो बोर्ड्स में 1 नंबर तो अपना गंवा दिया। जो बात है स्पष्ट बोल रहा हूं तुम्हारे सामने, मैग्नीशियम गर्म पानी से जब रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और जब स्टीम से रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। बॉस ये पॉइंट ऐसा है कि ये बोर्ड्स में 1 नंबर के एमसीक्यू में या 1 वर्ड आंसर में आता ही आता है। अगली चीज यहां पर क्या होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की एक खासियत और होती है कि ये बहुत डेंस हैं, मेटल हैं, पानी में इनको डूबना चाहिए। और ये पहले अगर मैं कैल्शियम का या मैग्नीशियम का टुकड़ा पानी में डालूं तो वो डूबेगा ही, लेकिन लेटर ऑन क्या होता है कि ये पानी में फ्लोट करने लगता है। ये एक बहुत ही अच्छा दिखने वाला एक्सपेरिमेंट होता है। और ऐसा होता क्यों है? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि मैग्नीशियम या कैल्शियम के सरफेस पे हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हो रही है उसके बबल्स आकर चिपक जाते हैं, जो इसको बना देते हैं कैसा, ऊपर की ओर खींचने लगते हैं, बिकॉज हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट ऑन अर्थ। इसीलिए वो क्या होता है, ऐसे करके मैग्नीशियम के पूरे टुकड़े या कैल्शियम पूरे टुकड़े को पानी के ऊपर ले आते हैं। अच्छा, आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक ये सब सिर्फ स्टीम से रिएक्ट करते हैं और मेटल ऑक्साइड ही देते हैं। लेड, कॉपर, जिंक, गोल्ड ये सब जो है वो वाटर से रिएक्ट करते ही नहीं है, ना ठंडे पानी से, ना गर्म पानी से, ना स्टीम से, अरे करते ही नहीं भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला देखो भाई, यहां पर एक आपके सामने एक्सपेरिमेंट लेकर आया हूं मैं, अगेन एक्टिविटी, मस्त सी एक्टिविटी लेके आया हूं तुम्हारे सामने। यहां देखो, मेटल प्लस एसिड, ये एसिड बेस सॉल्ट बताया था, क्या बनता है, मेटल का सॉल्ट बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब यहां देखो, मैंने यहां पर इस डब्बे के ऊपर रखा हुआ है मैग्नीशियम मेटल की रिबन, यहां एल्यूमिनियम, यहां जिंक रखा है और यहां आयरन रखा है। साइड में हो जाता हूं, आपको दिख जाए यहां से ये आयरन रखा हुआ, और ये दोनों सभी टेस्ट ट्यूब्स हैं। इस टेस्ट ट्यूब में क्या भरा हुआ है, इस टेस्ट ट्यूब में सबने मैंने भर दिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भर दिया। अब मैंने उठाया, ध्यान से देखते जाना भाई, बहुत ध्यान से देखना भी, यहां पर मैंने उठाया, यहां पर मैग्नीशियम की रिबन डाल दी अंदर, तुरंत यहां पर क्या हो रहा है, अब यहां पर देखो ये बबल्स और ये वेपर्स निकलना चालू हो गए, हाइड्रोजन गैस है ये वाटर वेपर्स नहीं है, हाइड्रोजन गैस है। अब एल्यूमिनियम डाल दिया मैंने यहां पर, अब यहां पर देखो क्या होगा, फिर से यहां पर बबल्स निकलना चालू हो गए और गैस निकल रही है, पर अब अंतर आप देखो, मैग्नीशियम में ज्यादा बबल्स निकल रहे हैं इस जगह पर एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, यहां थोड़े कम बबल्स निकल रहे हैं। आओ जिंक को भी डालकर देखते हैं, जिंक को भी मैंने डाला HCl के अंदर और अगेन यहां हाइड्रोजन गैस निकली, और फिर इस एरिया को आप आइडेंटिफाई करिए, यहां पे एल्यूमिनियम से भी कम बबल्स निकल रहे हैं। आयरन की बात करता हूं, अगेन मैंने डाला यहां पर, फिर से ये रिएक्ट कर रहा है और अब यहां पर उससे भी कम। तो जो एलिमेंट जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा उतनी ज्यादा अमाउंट में वो फटाफट से हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा एसिड से रिएक्ट करने के बाद। यहां देखो, हमारा मैग्नीशियम बहुत हाईली रिएक्टिव था, वो ज्यादा हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है, एल्यूमिनियम थोड़ा कम था, थोड़ी कम कर रहा है, जिंक उससे कम था और कम, और आयरन सबसे कम। एक बार हट जाता हूं जिससे कि पूरा एनिमेशन आप सभी एक बार में देख लें, और जो सर्कल किया हुआ एरिया है उस पर बड़ा ध्यान दिए रहना भाई। देख लो आप, यहां पर सबको समझ में आ गया ये चीज। चलिए, अब मेटल जब भी नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तब मेन बात, अब ध्यान से देखना भाई, ये यहां पे वो बातें हैं जो कि छांट के लाया हूं जिससे क्वेश्चन बन सकता है। अब जब भी मेटल नाइट्रिक एसिड HNO3 से रिएक्ट करता तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती। अगली चीज, HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नाइट्रिक एसिड एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए वो हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें, वाटर बना देता है, हमेशा याद रखना, और खुद को रिड्यूस कर लेता है किसमें, नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड
लाफिंग गैस होती है। ठीक है, अगला, जब भी मेटल रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड से, H2 गैस इज नॉट इवॉल्व। फाइनली 2 बार लिखा है मैंने, ध्यान से याद रखना इस बात को। अगली चीज, मैग्नीशियम रिएक्ट करता है बहुत डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से, क्या बनाएगा? मैग्नीशियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस। मैंगनीज रिएक्ट करता है बहुत डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से, जो बनाता है मैंगनीज नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन गैस। ये दोनों पॉइंट क्या हुए? ऊपर जो भी मैंने बताया उसके एक्सेप्शन, यानी कि सीबीएसई के बड़े फेवरेट पार्ट। मैंने अभी क्या बताया, चलो वापस से एक बार बताता हूं। हमेशा कोई भी मेटल नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती। ठीक, इन जनरल बात कर रहे हैं, अभी हम एक्सेप्शन की बात करेंगे अभी आगे। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम और मैंगनीज, देखो सेम नाम वाले 2 मेटल ऐसे हैं जो नाइट्रिक एसिड, लेकिन कंसंट्रेट से नहीं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके अपना रिस्पेक्टिव सॉल्ट नाइट्रेट बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। इसका रीजन, पहले बात तो ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई बोले रीजन क्यों नहीं रिलीज करते हैं, तो इसका सबसे बड़ा रीजन यहां पर ये आता है कि जो भी आपका नाइट्रिक एसिड है, ये एसिड होने के साथ साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जो हाइड्रोजन गैस निकलने वाली होती है वो बोलता है लो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन खा लो। ऑक्सीजन खा के वो बन जाता है वाटर, और साथ साथ में हमारा जो ये नाइट्रिक एसिड है वो खुद को रिड्यूस कर लेता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग रिएक्शन में रिड्यूस करता है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि नाइट्रिक एसिड कर क्या रहा है। वो हाइड्रोजन को 2 चम्मच हाइड्रोजन, 1 चम्मच ऑक्सीजन, बोला लो खाओ, बन गया क्या? वाटर। ठीक है, बस एक्सेप्शन याद रखना, एक मैंगनीज और एक मैग्नीशियम। अरे मैं ऊपर नीचे कर दिया भाई, ऐसा कुछ नहीं है, 2 ही है, मैंगनीज और मैग्नीशियम। याद करना बड़ा सिंपल है, सिंबल मैग्नीशियम Mg होता है, मैंगनीज Mn होता है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है इनमें। ठीक, बस हाँ ऐसे प्रॉपर्टीज में अंतर है, पर ऐसे लिखने में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। चलो आगे चलते हैं हम लोग, एक्वा रीजिया की बात कर लेते हैं। भाई देखो हमने क्या देखा, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ये सब रिएक्ट नहीं करते हमारे किसके साथ में? एसिड्स के साथ में या बेसिस के साथ में, पर एक्वा रीजिया के साथ में ये रिएक्ट करते हैं। ये एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है 3:1 वॉल्यूम के रेशियो में, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का। तो यहां पर ये बहुत ही हाईली करोजिव होता है और फ्यूमिंग लिक्विड होता है, इससे हमेशा फ्यूम्स यानी भाप निकल रही होती हैं, और ये गोल्ड, प्लैटिनम सबको डिसॉल्व कर सकता है। यहां देख रहे होगे आप, एक गोल्ड का पीस पड़ा हुआ है एक्वा रीजिया में, वो घुल रहा है। यहां देखो, अगर आपको धीरे से ध्यान से देखोगे तो आपको एक एनिमेशन दिख रहा होगा, यहां पर ये गोल्ड की लीव्स एक्वा रीजिया में लगातार डिसॉल्व होती चली जा रही हैं, यहां से बबल्स निकलते दिख रहे होंगे आपको, थोड़ा सा ध्यान से देखना, आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। केमिकल प्रॉपर्टीज नॉनमेटल की। पहली बात देखो, नॉनमेटल्स वाटर से, स्टीम से, डाइल्यूट एसिड से ये रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस एवॉल्व नहीं करते। दूसरी चीज, नॉन मेटल रिएक्ट करते ऑक्सीजन से, लेकिन अब की बार ये क्या बनाते, देखो मेटल्स क्या बनाते थे, बेसिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटल्स बनाते हैं या तो एसिडिक ऑक्साइड या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं। अब इसमें एक खास बात है, जब भी सोडियम रिएक्ट करते, एक मेटल है और सोडियम बहुत ही रेडिली क्लोरीन से रिएक्ट करता है और ये बनाता है कौन सा कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, सो कहते हैं सोडियम क्लोराइड। अभी आगे इसके बारे में बात करवाता हूं आपको मैं। चलो आगे देखते हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं। जैसे यहां देखो, सोडियम है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 11281, यहां देखो 2 8 और 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में। अगला ये है क्लोरीन 287, 2 8 और ये रहे 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में। अब यहां होता क्या है कि ये जो सोडियम का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है वो किसको मिल जाता है, ये इस तरह से देखो, ध्यान से देखना, फिर से एलिमिनेशन देखना, ये फुदक के आ गया ये क्लोरीन के पास और एज अ रिजल्ट सोडियम की वैलेंस शेल चली गई, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया इसलिए इस पे आया पॉजिटिव चार्ज, और इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए इसके पास आया नेगेटिव चार्ज, और एक दूसरे को इन्होंने देखा ऑपोजिट चार्ज के साथ, इनकी आंखें चौंधिया गईं और एक दूसरे को देखकर इन्होंने क्या बोला, आओ बॉन्ड बनाएं। ये देखो बना लिया इनने बॉन्ड और क्या बन गया कंपाउंड NaCl। आयंस के थ्रू बना हुआ है इसीलिए इसको कहते हैं आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि आयंस के थ्रू बना है। अब बात आती इलेक्ट्रोवैलेंट क्यों कहते हैं, देखो भाई वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन
एक जगह से अगली जगह ट्रांसफर हो रहा है। इलेक्ट्रोवैलेंट यानी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ये काफी हार्ड होते हैं क्योंकि इनके बीच में देखो ऑपोजिट आयंस के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा होता है जनरली। क्योंकि देखो पानी एक पोलर सॉल्वेंट है, इसीलिए ये इनको बड़े इजीली पानी में घोल लेता है, यानी लाइक हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अगली चीज, ये अगर मॉल्टेन या फिर फ्यूज्ड स्टेट कहते हैं या फिर एक्वस पानी में घुले हुए, तो इनमें होते हैं फ्री आयंस, जिसके थ्रू ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बट इन एक्वस और मॉल्टेन स्टेट, नॉट इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड नमक से कभी इलेक्ट्रिक करंट पास हो ही नहीं सकता। अगली चीज, ये बहुत ही ज्यादा ब्रिटल होते हैं, मतलब इनको आप हथौड़ा मारेंगे तो ये मेलिएबल या डक्टाइल शीट्स या वायर्स नहीं बनती इनकी, ये सीधे सीधे टूट जाएंगे, सीधा फंडा है इसका। चलो अब एक देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड को भी देखते हैं। देखो Mg, एक Cl इधर, एक Cl इधर। अब जब इनका बॉन्ड बनने की बारी आएगी तो फिर वही काम होगा। मैग्नीशियम के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, ये देखो रेड कलर से मार्क किया है मैंने। अब एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन उधर चला गया। अब मैग्नीशियम की आखिरी जो वैलेंस शेल थी वो खत्म हो गई, उस पे चार्ज क्या आ गया, +2, इन दोनों पे आ गया -1 -1। फिर से एक दूसरे को देखेंगे, आंखें चौंधिया जाएंगी और कमेंट में बताओ क्या बोलेंगे एक दूसरे को, ये आओ बॉन्ड बनाएं। इसके साथ ये क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो इस चैप्टर के दूसरे पार्ट पे आते हैं, वो है हमारा अकरेंस ऑफ मेटल्स। मतलब हमारे मेटल्स अकर कैसे होते हैं, आते कहां से हैं, दिखते कहां पे हैं। तो अगर मैं बात कर रहा हूं अकरेंस ऑफ मेटल्स की ना बच्चों, तो देखो अकरेंस ऑफ मेटल्स बेसिकली क्या होता है, देखो मेटल्स या तो आपको फ्री स्टेट में मिलते हैं, जैसे कि यहां देखो सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये फ्री स्टेट में मिलते हैं, कोई कंबाइंड नहीं, प्योर स्टेट में मिलते हैं। या फिर दूसरे होते हैं हमारे कंबाइंड स्टेट में, मतलब इसके कंपाउंड्स मिलते हैं, जैसे कि कौन कौन से कंपाउंड्स, उनके ऑक्साइड्स मिल सकते हैं, या फिर उनके कार्बोनेट्स मिल सकते हैं, या फिर इनके क्या मिल सकते हैं, सल्फाइड्स मिल सकते हैं, या फिर इनके नाइट्रेट्स मिल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 2 तरीके हैं जहां पर मेटल्स मिलते हैं। अब अर्थ में जहां पर हमें मेटल जब मिलता है, तो जिस भी चीज में हमें मेटल मिले उस सबको हम लोग कहते हैं मिनरल्स। मतलब एवरी सच थिंग, द नेचुरली अकरिंग compounds of metals having certain impurities, earthly impurities, other metals impurities, वो सब के सब कहलाते हैं मिनरल्स। अब बात आती है और क्या होता है भाई, देखो हर मिनरल से मेटल निकालना पॉसिबल नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ मिनरल्स ऐसे चूज करने पड़ेंगे जिनसे आप प्रॉफिटेबली और कन्वीनियंटली, मतलब पैसा बनाना भी है अपने को यार। मान लो आपका कॉपर 50 रुपए किलो मार्केट में चल रहा है और आपको कॉपर को निकालने में ही आपको 70-80 रुपए लग गए, तो फायदा हुआ या नुकसान? आंसर है नुकसान हुआ। तो फायदे के लिए मतलब यह है कि भाई जितना कॉस्ट है उससे कम लागत आए मेरी मेटल को निकालने में, प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन, और आसान भी हो। ऐसा कोई एकदम तिकड़म बाजी टेढ़ा मेरा तरीका ना हो यार कि जो पॉसिबल ही ना हो अर्थ के ऊपर, ठीक है, या फिर बहुत ऐसी इनर्ट कंडीशंस चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक। तो द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली आर कॉल्ड एज ओर्स। अब देखो ओर्स से मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं उसका एक कंप्लीट फ्लो चार्ट में लेकर आया हूं। देखो मेटल्स को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है, हाईली रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिविटी या मॉडरेटली रिएक्टिव, या फिर लो रिएक्टिव। पहले एक एक करके बात करते हैं। पहले हाईली रिएक्टिव की बात कर लेते हैं। अगर मान लो हमारे पास ओर है, पहले सफाई करते हैं उसकी, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, अर्थली इंप्योरिटीज, जरा बेसिकली मिट्टी, पेड़ पौधे सड़े हुए या फिर पेड़ पौधों की जड़, मरा हुआ जानवर, इंसान, सब गायब कर देते हैं, उसमें से सिर्फ ओर रखते हैं, उसको कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। बेसिकली ओर को लेकर मांझ देते हैं, समझे। अब कंसंट्रेटेड ओर अगर मान लो हाईली रिएक्टिव मेटल का है तो कोई तरीका नहीं तुम्हारे पास, सिंपल सा फंडा है, आप उसका इलेक्ट्रोलिसिस करिए और मॉल्टेन ओर होगा, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करिए और इलेक्ट्रोलिसिस करते ही आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस अभी ऊपर आगे दिखाऊंगा, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का तरीका वहां पे पहले ही अप्लाई कर दिया जाता है। अगला कंसंट्रेटेड, अगर मॉडरेट आपकी रिएक्टिविटी वाला, तो यार मोस्टली क्या होते हैं, तो कार्बोनेट्स होते हैं उनके, या फिर सल्फाइड ओर्स होते हैं। अब कार्बोनेट ओर हो या सल्फाइड ओर, दोनों के लिए ही देखो इसमें ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। जिसमें ऑक्सीजन है उसके लिए हमको करते हैं कैल्सिनेशन।
कैल्सिनेशन मतलब होता है हीटिंग ऑफ ओर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जबकि अगला जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वहां पे ऑक्सीजन देना होगा, क्योंकि बनाना तो मेटल ऑक्साइड ही है। तो हमें यहां पर क्या करते हैं, रोस्टिंग यानी हीटिंग ऑफ मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, इस सभी चीज, इन दोनों ही प्रोसेस को करने के लिए एक भट्टी लगती है, उसका नाम होता है रिवर्बरेटरी फर्नेस। ये एमसीक्यू में कई बार आ सकता है कि यार रोस्टिंग या कैल्सिनेशन किस तरह की फर्नेस में करते हैं, तो इसका आंसर होता है रिवर्बरेटरी फर्नेस में करते हैं हम लोग। चलो, तो रिवर्बरेटरी फर्नेस की खिड़की खोल दोगे तो ऑक्सीजन आएगा, खिड़की बंद कर दोगे तो ऑक्सीजन नहीं आएगा, ये सुविधा उसमें होती है। तो भाई कार्बोनेट ओर में हम लोग क्या करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं, सल्फाइड ओर में करते हैं रोस्टिंग। अब देखो अधिकतर बच्चे इसमें कंफ्यूज आते हैं, सर कब ऑक्सीजन रहना है कब नहीं रहना है, याद कैसे करें। देखो रोस्टिंग ओ आ रहा ना बोलने में, कैल्सिनेशन में बोलने में ओ नहीं आ रहा, बोलना नहीं यार, स्पेलिंग में तो आ रहा है, अरे स्पेलिंग छोड़ो यार, बोलने में रोस्टिंग, कैल्सिनेशन में नहीं आ रहा। रोस्टिंग मतलब रोस्टिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कैल्सिनेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे याद कर लो भाई, ठीक। तो इससे क्या बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। अब इस मेटल ऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं या तो कार्बन से या फिर एल्यूमिनियम या फिर और हाई रिएक्टिव एलिमेंट से, जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू कर लेते हैं, हमें मिलता है इम्प्योर मेटल। उसके बाद हम लोग करते हैं रिफाइनिंग, जिससे मिलता है प्योर मेटल। रिफाइनिंग का भाई बने रहना वीडियो में, रिफाइनिंग का एक मस्त सा एनिमेशन लेके आया हुआ है, बहुत मेहनत लगती है बनाने में सबको, तो यार प्लीज देखो और अपना इसका पूरा का पूरा इस्तेमाल करो, पूरा फायदा उठाओ और बोर्ड्स में टॉप करो, ठीक। इस वीडियो को देखकर अगर तुम्हें बोर्ड्स में टॉप करते हो या बोर्ड्स में तुमको लगता है ना कि यार ये वीडियो मेरे लिए बहुत यूजफुल थी, आई विल बी लाइक यार थैंकफुल कि चलो कम से कम मेरा पढ़ाया हुआ कोई एक बच्चे के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल तो निकली, तो भाई वीडियो पूरी देखना यार, ठीक। अगर लेस रिएक्टिव मेटल है तो सल्फाइड और लगता है, रोस्टिंग करनी पड़ती है, अगेन रोस्टिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब इंप्योर मेटल मिला, फिर रिफाइनिंग करी, प्योर मेटल मिल गया, सिंपल सा फंडा है। अब आओ देखते हैं फटाफट से इस पूरे कंसेप्ट को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। पहला जो मेन डिफरेंस आता है, राइट, डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। सो रोस्टिंग इज heating in of metal ore in sulfide ores खासकर first converted into oxides by strongly heating in excess of air या फिर presence of oxygen। यहां देखो जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ हीट किया, हमें क्या मिल गया, जिंक ऑक्साइड मिल गया और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन के उड़ उड़ जाए, ठीक है। आगे कैल्सिनेशन, जो कार्बोनेट ओर्स होते हैं उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, ऑक्साइड्स में, बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड और नो एयर, लिमिटेड या फिर नो एयर, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कैल्सिनेशन। जिंक कार्बोनेट बना जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अगेन ये भी उड़ उड़ जाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखो रिडक्शन। अब भाई देखो अगला हमने देख लिया ऑक्साइड बन गया है, अब उसको रिडक्शन करना पड़ेगा। देखो अगर मान लो हम लोग रिडक्शन करते हैं तो उसके दो तरीके हैं। पहला है बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कि कार्बन या कोक। जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट किया, बना जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन का जो कोक फॉर्म है ये मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। या फिर हम लोग यहीं पर क्या कर सकते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट के अंदर लिखते। देखो जिंक लेस रिएक्टिव है, सोडियम मोर रिएक्टिव है, तो सोडियम ऑक्सीजन लेके भाग जाएगा और जिंक एज अ रिजल्ट बच जाएगा। अब लेकिन जो रिडक्शन के बाद भी जो हमको मेटल मिलता है वो मेटल बहुत ज्यादा प्योर नहीं होता, तो उसकी रिफाइनिंग करनी पड़ती है। पर हाँ एक बात और, कॉपर का एक्सट्रैक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां देखो अगर मैं देखता हूं तो देखो ये कॉपर सल्फाइड, मोस्टली सबसे ज्यादा मिलने वाला जो ओर है वो कॉपर का, कॉपर सल्फाइड Cu2S मिलता है। जैसे ही मैं इसको ऑक्सीजन प्रेजेंस में हीट करता हूं तो ये बनता है 2Cu2O कॉपर ऑक्साइड प्लस 2SO2 बनता है। अब ये जो Cu2O बना है इसको फर्दर फिर से कॉपर सल्फाइड यानी इसके ओर के साथ रिएक्ट करके हीट करते तो हमें मिलता है प्योर कॉपर। अगेन प्योर मतलब लगभग कॉपर मिला है, कुछ थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज हैं पर लगभग कॉपर मिल गया है। और ये मेथड सबसे बढ़िया इसलिए भी है क्योंकि यहां पर जितने भी बाय प्रोडक्ट यानी अलग से जो चीजें बन रही हैं वो सब सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रही है और वो तो वैसे भी उड़ जाएगी, ठीक है। इसीलिए सबसे बढ़िया मेथड होता है ये, पहले कॉपर सल्फाइड से कॉपर ऑक्साइड बनाएंगे, कॉपर ऑक्साइड को कॉपर सल्फाइड से फिर रिएक्ट करा के हम लोग कॉपर बना लेंगे। यह तरीका एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर का।
अब देखो जो मेटल हमको यहाँ से मिला हुआ है इस टेक्निक से वो बहुत ज़्यादा प्योर नहीं है, उसको क्या करना पड़ता है, उसमें भी थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज होती हैं और उसको साफ करने के लिए हमें रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स करना पड़ता है। अब ये जो रिफाइनिंग करनी होती है मोस्टली हम लोग इंडस्ट्रियली इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग या इसी को सरल भाषा में इलेक्ट्रो रिफाइनिंग भी कहते हैं। अब दिखाता हूं तुमको इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप। देखो ये टेबल आ गई भाई तुम्हारी, इसके ऊपर हमने रखा एक सेटअप इस तरह से, जहां पर प्योर कॉपर को कैथोड पे रखा है और इम्प्योर कॉपर को हमने क्या रखा हुआ है, एनोड पे। ये इलेक्ट्रोलाइट रखा है हमने एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट टैंक के अंदर, ऊपर लगाई एक बैटरी। इम्प्योर कॉपर कहां रख दिया हमने, एनोड पे। अब बड़ा ध्यान से देखना, अब यहां पर क्या होगा, जैसे ही अब ध्यान से तुमको अगर देख पा रहे हो तो यहां देखो कॉपर जो है वो यहां से एनोड से कैथोड की ओर ट्रांसफर हो रहा है एज आयंस, और जाकर यहां पर क्या हो जाएगा, ये जाकर यहां पर इस तरीके से साइड में डिपॉजिट हो जाएगा। और जितनी भी ये गंदगी है वो तो भाई इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू ट्रांसफर हो नहीं पाएगी, वो आकर ये नीचे जम जाएगी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनोड मड। ये है आपका कंप्लीट इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एनिमेशंस के थ्रू बनाया हुआ है मैंने भाई। देखो टाइम भाई बहुत ज़्यादा नहीं है कि मैं तुमको एक्सपेरिमेंट दिखाऊं, लेटर ऑन बाद में इस चैनल पे मैं वीडियोस डालूंगा एक्सपेरिमेंटल वाले, पर अभी के लिए तो इससे काम चलाना पड़ेगा बॉस। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अब बात करते हैं करोजन ऑफ मेटल्स की। यार ये टॉपिक ना आएगा ही आएगा बोर्ड्स में। क्यों आएगा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में भी है और थर्ड चैप्टर में भी है। तो भाई कहां से आया इसको इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आएगा ये जरूर इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो भाई करोजन क्या होता है, एक का किसी मेटल का लेयर बाय लेयर डिग्रेड होने को हम लोग कहते हैं करोजन। इसका रिएक्शन होता है एनवायरनमेंट के साथ, एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ, इस कारण वो डिग्रेड होने लगता है। जैसे यहां देखो सिल्वर का आर्टिकल्स इस तरह से क्या हो रहे हैं, आपके करोड हो रहे हैं, काले पड़ रहे होते हैं। कॉपर की बात करोगे तो मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड और एयर से रिएक्ट करके धीरे धीरे क्या बनाता है, इसका एक ब्राउन सरफेस जो होता है वो ग्रीन कलर की इस तरह के सब्सटेंसेस से कोट होने लगता है। ये होता है कॉपर कार्बोनेट। ये ध्यान रखना जरूरी है भाई कि कॉपर कार्बोनेट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो आयरन को जब एक्सपोज करेंगे मॉइस्चर, और हम लोग बेसिकली कहते हैं कि बहुत लंबे समय तक मॉइस्ट एयर या मॉइस्चर के साथ एक्सपोज करेंगे तो ये क्या बन जाता है, ये देखो इस तरह का रस्ट बन जाता है, ठीक। अगली चीज, इसी चीज को हम लोग को प्रिवेंट करने के लिए मोस्टली आयरन में हम लोग क्या कहते हैं, जिंक की कोटिंग करते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। ये प्रोसेस हो रहा है गैल्वेनाइजेशन का। लंबे लंबे ब्लॉक्स आयरन के हैं, लगातार जिंक में कोट करके निकाले जा रहे हैं, ठीक। चलिए तो इसके अलावा एक तरीका और क्या होता है भाई, ऑयल लगाना, ग्रीस लगाना, पेंट करना, ये सब तरीके हैं। इस पे अलावा एक स्पेसिफिक तरीका जो इस चैप्टर में दिया गया है वो क्या है, एलॉइंग। एक होमोजेनस मिक्सचर, दो या उससे अधिक मेटल्स का आपस में कैसे बनाते हैं, मिक्स करते हैं, उनको पिघलाकर मेल्ट करके उनको मिक्स करते हैं तो हमारा बनता है एलॉय। लेकिन हाँ याद रखना इनका एक प्रपोर्शन, एक स्पेसिफिक प्रपोर्शन मेंटेन करना पड़ता है हमेशा हमको। अगर मान लो हमारा कोई भी एक मेटल, दोनों मेटल में से कोई भी एक मेटल मरकरी है तो उसको हम लोग कहते हैं अमलगम, बबलगम नहीं, अमलगम, ठीक। ब्रास एक अलॉय है कॉपर और जिंक का, ब्रॉन्ज एक अलॉय है कॉपर और टिन का, स्टेनलेस स्टील हमारे घर की थालियां, आयरन, निकल, क्रोमियम विद स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कार्बन हमारे को यूज करना होता है। एलॉय की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि एलॉय काफी सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हो जाती हैं जो कि मेटल्स की होती हैं, पर एलॉय में वो प्रॉपर्टीज पाई नहीं जाती हैं और काफी सारी नई प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं, ठीक है। सॉरी, चलो अब जिस पार्ट का तुम्हें बेसब्री से था इंतजार, जिसका तुम्हें था इंतजार, मुझे पता वो बहुत खराब गाता हूं पर इंतजार तो सच में था तुम्हें, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं फटाफट से हम लोग आपका पेपर लीक करने की, यार क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं इस चैप्टर से। देखो भाई पहली चीज, विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आंसर है सिल्वर। वर्स्ट कंडक्टर लेड, याद करवाया हुआ है मैंने। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, पोटेशियम, सोडियम चल जाएगा पर बेस्ट आंसर पोटेशियम होगा। रेस्ट केमिकली क्या होता है, हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड, इसका मॉलिक्यूलर या केमिकल फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। अच्छा भाई सुनो ना, अगर वन सेंटेंस में आंसर लिखने आएगा ना, या वन वर्ड के लिए चल जाएगा, पर अगर वन सेंटेंस में लिखने आएगा तो भाई क्वेश्चन से वो बचपन वाला तरीका, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। अरे क्वेश्चन से उतारने वाला तरीका प्लीज अपना लेना यार। नेम अ नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, आंसर है ब्रोमीन। अगली चीज, विच मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन, सोडियम पोटेशियम दोनों को ही स्टोर करते हैं केरोसिन में। क्यों करते हैं, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक एयर से रिएक्ट कर सकता है भाई, इसीलिए करते हैं। नेम द गैस इवॉल्व मेटल रिएक्ट्स विद एसिड्स, आंसर है हाइड्रोजन गैस। व्हाट इज एन ओर,
और क्या होता है, एक ऐसा मिनरल जिससे कि हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली। ऐसे बड़े बड़े शब्द लिख के आना भाई, इंप्रेशन बनता है, नंबर अच्छे मिलते हैं। चलो अगली चीज बात करते हैं, 2 मार्क्स क्वेश्चन में क्या आ सकता है, व्हाई मेटल्स आर मेलिएबल। अब देखो क्या होता है ना, नॉर्मली तुम लोग याद करके चलते हो, अरे मेटल्स आर मेलिएबल, मेटल्स आर डक्टाइल, सवाल पलट देता है, बोलता क्यों। तो आंसर इसका ये है कि मेटल्स में क्या होता है, ध्यान से देखना, यहां मेरे हाथ को देखना, उसको मैं ऐसे रख देता हूं। मेटल्स में क्या होता है, देखो लेयर बाय लेयर होते हैं और इन दोनों लेयर में क्या है, मेटल के एटम्स, इधर भी मेटल के एटम्स। अब इनके बीच में क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब जैसे ही हम लोग इसको शीट बनाते हैं तो ये क्या होती है, एक के ऊपर अगली लेयर स्लिप हो जाती है और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस दोनों लेयर को क्या करता है, यहां किनारे से इस जगह से ये आपस में इसको बाइंड करके रखा होता है। इसीलिए ये क्या होते हैं, एक पतले पतले बेसिकली शीट्स में बन जाते हैं बिना ब्रेक हुए, ठीक, क्योंकि मेटालिक बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना भाई, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछता है कि भैया मेटल मेलिएबल होता है, मुझको भी पता, तुमको भी पता है, क्यों होते हैं, फंसा दिया। अगली, राइट, 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, मेटल्स मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेटल्स आर लस्टरस, मेटल्स आर सोनोरस, अरे बहुत सारी प्रॉपर्टी है, कोई भी 2 लिख देना भाई यहां पर। अगली, व्हाई सोडियम स्टोर्ड इन केरोसिन, सोडियम क्या करता है, सोडियम एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन या फिर मॉइस्चर से बहुत ही विगरसली रिएक्ट करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल में डिप करके या पूरा डुबा के रखते हैं, इस तरीके इसको चीज को बेसिकली इस रिएक्शन को प्रिवेंट या रोकने के लिए। आगे बढ़ते हैं, नॉन मेटल 2 यूजेस क्या है, सबसे बड़ा यूज ऑक्सीजन का, रेस्पिरेशन, कार्बन कोल फ्यूल, अगली चीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, ठीक है, इवन रैंसिडिटी वाला एग्जांपल भी याद करो, चिप्स के पैकेट आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन टू प्रिवेंट रैंसिडिटी, वो भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, यूज ही तो है एक तरह का। ठीक, अगला, एक्सप्लेन रिएक्टिविटी सीरीज, राइट इट्स इंपॉर्टेंस। रिएक्टिविटी सीरीज वो जो पीछे बनी हुई थी, एक सेकंड दिखा दे तो तुमको मैं, ये वाली सीरीज मैं बार बार बना नहीं रहा हूं क्योंकि जगह खराब होती है और समय भी खराब होता है। ये वाली सीरीज रिएक्टिविटी सीरीज आपको ये पूरी बनानी होगी, इसको एक्सप्लेन करना कैसे है मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, आंसर डिटेल्ड आपको लिखना है, जैसा लिखा हुआ एज इट इज लिख के नहीं आना है। हाँ, ये एक आइडिया है कि ये क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर थोड़ा डिटेल में थोड़ा फैला के लिखना होगा, ठीक है। मेटल्स हैविंग स्ट्रॉन्ग, सॉरी ये क्या आ गया, सॉरी गलत वीडियो आ गया, गलत स्लाइड आ गई। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, लिस्ट होती है मेटल्स की, जहां पर मेटल्स को अरेंज करते हैं हाई रिएक्टिविटी से लो रिएक्टिविटी की ओर, पहली चीज ये क्लियर हो गई। अगली चीज इसकी इंपॉर्टेंस क्या, फिर अरेंज करके दिखा देना यहां, भाई ऐसे लिस्ट बना देना पूरी पूरी। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ मेटल एक्टिविटी सीरीज, पहली बात तो ये मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में हमारी हेल्प करता है भाई, जब रिडक्शन करना होगा तो मोर रिएक्टिव मेटल को यूज करेंगे जिससे लेस रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड से उसका मेटल निकाला जाए, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मैकेनिज्म। अगली चीज ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डायरेक्शन को बता सकता है। तीसरी चीज क्या होती है, करोजन का कैसे प्रिवेंट करना है। कई बार क्या होता है ना, आयरन के ऊपर जिंक की लेयर क्यों लगा रहे, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो वो क्या करेगा, आयरन को प्रिवेंट करके रख देगा, ठीक है। अच्छा क्या होगा, What happens when, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयरन रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट। देखो भैया, आयरन मोर रिएक्टिव, कॉपर लेस रिएक्टिव, सिंगल डिस्प्लेसमेंट होगा, आयरन सल्फेट बनाएगा और कॉपर यहां से निकल जाएगा। जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl, जिंक अगेन मोर रिएक्टिव, पीछे देखा भी था हमने, भले ही थोड़े बबल कम निकल रहे लेकिन निकलेंगे जरूर, तो ZnCl2 सॉल्ट बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस। अच्छा, कॉपर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl, कॉपर एक्टिविटी सीरीज ध्यान रखो भाई, वापस आ जाते हैं एक्टिविटी सीरीज पे। कॉपर की जगह कहां पर है, अरे खुलो, हाँ खुल गया, कॉपर की जगह कहां है, हाइड्रोजन से कम, ये लेस रिएक्टिव है, ये हाइड्रोजन को HCl में से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, एज अ रिजल्ट यहां पर क्या होगा, अरे यार फिर स्लाइड ढूंढनी पड़ेगी क्या मेरे को, ये है, हाँ देखा सही आ गया ना इस बार, देखा तुम्हारे रवि में थोड़ा सा स्मार्ट तो है यार, थोड़ा तो स्मार्ट है, मानना तो पड़ेगा तुमको यार। कॉपर रिएक्ट कर रहा डाइल्यूट HCl के साथ तो क्या बनेगा, यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव है हाइड्रोजन के साथ। भाई सुनो ना, इतना ब्लंटली लिख के नहीं ना, नो रिएक्शन, ठीक है, नो रिएक्शन विल अकर बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ऐसे लिखना होता है, ठीक है ना, ऐसे गर्रा के आंसर नहीं लिखना है, बिल्कुल ऐंठ में के यार नो रिएक्शन होगी नहीं, अरे क्यों नहीं होगी, थोड़ा सा बता दो, नंबर दे रहा है वो सामने वाला है। आगे डिफाइन करोजन, करोजन क्या होता है, स्लो डिटोरिएशन या स्लोली ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स लेयर बाय लेयर ड्यू टू रिएक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड मॉइस्चर अराउंड दैट एलिमेंट या मेटल। इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, अलॉइंग और गैल्वेनाइजेशन, बहुत से तरीके हैं, कुछ तो लिखो, ठीक।
अब बात आती है भाई मोस्ट प्रोबेबल केस स्टडीज। दो तो मैंने बहुत मेरी फेवरेट मैंने निकाल के रखी, बाकी और भी हैं पर दो मेरी फेवरेट मैंने निकाल के रखी। देखो पहला है, इसमें कहानी लिखी जाएगी और लंबी चौड़ी, मैं तुमको कहानी का एक सार बता रहा हूं और बहुत शॉर्ट में दे रहा हूं, आप थोड़ा डिटेल में लिखेंगे आंसर प्लीज। वादा करके जाना मुझसे कमेंट सेक्शन में कि सर हम रवि भैया बहुत अच्छे से आंसर लिख के आएंगे, आपका पढ़ाया हुआ वेस्ट नहीं जाने देंगे, ठीक है। चलो, रोहन ने क्या ऑब्जर्व किया कि आयरन के टूल्स जब उसने ओपन एयर में रखा तो वो रेडिश ब्राउन लेयर यानी रस्ट की लेयर बना लेता है। नेम द फिनोमेनन। The phenomenon is called as corrosion. Chemical name of rust. The chemical name of rust is hydrated iron 3 oxide. Two conditions required for rusting. Two conditions required for rusting are presence of oxygen in air and the moisture. अगला, one method to prevent rusting. Rusting can be prevented by applying oil or grease या फिर by applying paint on the surface या by galvanization, by alloying, अरे कुछ भी लिखो लेकिन थोड़ा ढंग से लिखना, इज्जत से, ठीक। अगली चीज, ये मोस्ट एक्सेप्ट मुझे लगती है क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर है। एक स्टूडेंट ने प्लेस किया आयरन, जिंक और कॉपर के स्ट्रिप्स को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में 1 by 1 और ऑब्जर्व किया अलग अलग रिएक्शंस को। बताओ कौन सा मेटल डिस्प्लेस करेगा कॉपर को कॉपर सल्फेट से। देखो अभी हमने सीरीज पढ़ी थी, वापस दोबारा नहीं खोलूंगा। आयरन और जिंक दोनों ही कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो दोनों के दोनों हमारे क्या कर देंगे, कॉपर को डिस्प्लेस कर देंगे। विच मेटल विल शो नो रिएक्शन, कॉपर खुद के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। अब अगर आपको मेटल एक्टिविटी सीरीज याद है तो आपका थर्ड आंसर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि से आपको बोला डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन, जिंक, फिर आयरन, फिर कॉपर। अ ज़ीब्रा इन लाइब्रेरी हाउएवर कॉल, ठीक। नेम द कंसेप्ट यूज्ड टू प्रिडिक्ट सच रिएक्शन। आंसर है भैया कंसेप्ट क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज ही है भाई जो इसको प्रिडिक्ट करने में हमारी हेल्प करती है। चलो केस स्टडी 3 देखते हैं। अ मेटल एक्स विग्रसली रिएक्ट्स विद वाटर एंड इज स्टोर्ड इन केरोसिन। मेटल एक्स क्या है, सोडियम। अब इसकी रिएक्शन वाटर के साथ Na plus H2O, 2Na plus 2H2O gives 2NaOH plus हाइड्रोजन गैस। ऊपर की एरो उड़ जाए। वाई स्टोर्ड इन कैरोसिन, कैरोसिन में क्यों स्टोर करते हैं, क्योंकि ये एयर और मॉइस्चर के साथ काफी ज्यादा हाईली रिएक्टिव है। अगला, पोजीशन द रिएक्टिविटी सीरीज एट द टॉप जस्ट बिलो पोटेशियम। चलो अगला, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन इंस्टेड ऑफ कार्बन रिडक्शन। रीजन क्या होता है, एल्यूमिनियम, देखो भाई पहली चीज, नेम द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। बॉक्साइट, बॉक्साइट क्या होता है, Al2O3 डॉट XH2O भी लिख सकते हो आप यहां पर, ये होता है बॉक्साइट। अच्छा, क्यों ऐसा होता है कि एल्यूमिनियम को कार्बन से एक्सट्रैक्ट नहीं करते, क्योंकि एल्यूमिनियम काफी ज्यादा रिएक्टिव है और एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन से काफी ज्यादा अच्छी बनती है। मींस एल्यूमिनियम फॉर्म्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विथ ऑक्सीजन एंड इट इज हाईली एफिनिटिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन। एफिनिटिव वर्ड मतलब अट्रैक्शन का ही एक इंग्लिश सिनोनिम है, ठीक। अगली चीज, नेम द प्रोसेस यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन। अब एक क्वेश्चन में ही दिया हुआ है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, भाई कुछ तो क्वेश्चन से निकालेगा, तो इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन क्वेश्चन में ही दिया हुआ इस पैसेज में। अगला, नेम वन प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम रिस्पांसिबल फॉर दिस हाईली रिएक्टिविटी या स्ट्रॉन्ग एफिनिटी। ये रही स्पेलिंग भी तुम्हारे लिए, गधों स्पेलिंग तो देख लेना, सही सही लिख के आना, ठीक है। और जो होशियार बच्चे हैं भाई तुम्हारे लिए भी, तुमको गधा नहीं बोल रहा हूं, जिनको बोल रहा हूं वो समझ गए, तो स्पेलिंग सही सही लिख के आना बॉस, ठीक है। चलो अगली बात हम लोग करते हैं आयनिक कंपाउंड्स के लिए। तो सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, फॉर्म होता है बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड। अगला, इस बॉन्ड को बनाते कैसे हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन। भाई अभी आपने देखा भी था पीछे, अब यहां पे डायग्राम जरूर बना देना, वो Na और Cl281, एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया, बनाना जरूर, ठीक है। Why does NaCl conduct electricity in molten state? Presence of free ions, इसमें free ions होते इसलिए करता है। Which one property of ionic, right one property of ionic compound? High melting point, boiling point, hard, brittle, बहुत कुछ लिख सकते हो, कुछ भी लिख देना। Mineral X is found in Earth's crust and from it metal Y can be extracted economically. What is mineral X called? Ore. जिससे मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो वो ओर होता है मिनरल, ठीक। डिफाइन ओर, मिनरल फ्रॉम विच मेटल एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली इज कॉल्ड एज ओर। गिव वन एग्जांपल ऑफ ओर, बॉक्साइट, हेमाटाइट, बहुत सारे हैं, Fe3O4 हेमाटाइट होता है, बॉक्साइट Al2O3 होता है, ठीक, आप लिख सकते हो। अगला, नेम वन मेटल फाउंड इन फ्री स्टेट। आंसर है गोल्ड या सिल्वर या प्लैटिनम, पीछे दिखाया था मैंने आपको, ठीक। केस स्टडी 7 अगला है आपका गैल्वेनाइजेशन। आयरन पाइप हम लोग कोट करते हैं अदर मेटल के साथ प्रिवेंट करने के लिए, रस्टिंग मेथड को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। वो मेटल कौन सा है जिसे कोट करते हैं, आंसर है जिंक।
क्यों करते हैं? क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, पहले खुद ही रिएक्ट कर जाएगा, आयरन बाद में रिएक्ट करेगा। अगला, नेम वन ऑब्जेक्ट वेयर दिस मेथड इज यूज्ड। आंसर है वाटर पाइप पे यूज कर सकते हो भाई, बहुत बढ़िया चलता है वाटर पाइप, क्योंकि रोज रोज कोई खोद के जमीन से वाटर पाइप नहीं निकालेगा। और तुम बोलोगे, तुम ही आके कंप्लेंट करोगे, अरे यार सर जब देखो तब हमारे गली की सड़क खोद देते हैं भैया। तो भैया 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 कुछ नहीं कर सकते इसमें, ये नगर निगम का काम है, और नगर निगम अपना काम करती है, स्लो स्लो करती है पर कर देती है कभी कभी यार, ठीक है। तो अगर मान लो आयरन की पाइप डाली है, उसमें जिंक की कोटिंग कर देंगे तो ये क्या होगा, ये पाइप्स लंबी चलती हैं, ठीक, करोजन नहीं मारती हैं, रस्टिक नहीं मारेंगी। अगला, 5 मार्क्स के लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस, कंपेयर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एनी 5 पॉइंट। अब देखो सबसे बड़ी गंदी आदत तुम लोगों की, जैसा लिखा है ये सिर्फ तुमको समझाने के लिए लिखा है। 5 नंबर का आंसर अगर मैं लिखने बैठूंगा, टाइप करने बैठूंगा, तो मेरे ये वीडियो का हो फिर आ ही नहीं पाएगी तुम्हारे पास तक, इतना समय लंबा हो जाएगा। तो वह कैसे लिखोगे, मेटल्स आर शाइनी या फिर लस्टरस, नॉन मेटल्स आर डल इन अपीयरेंस, मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स फॉर्म कैटायंस या पॉजिटिव आयंस, नॉन मेटल्स फॉर्म नेगेटिव आयंस या एनायंस, मेटल्स आर मोस्टली सॉलिड, नॉन मेटल्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब अच्छा, अगर तुम्हें इंप्रेशन बनाना है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो भाई इसमें एक्सेप्शन भी लिखते जाना, ठीक। एक्सेप्शन पूरे बता चुका हूं, वीडियो को शुरुआत जाकर कहीं से कहीं नोट कर लो अच्छे से। खैर ये वाला मैं तुमको दे दूंगा, पूरा पीडीएफ टेलीग्राम पे आ जाएगी, बट स्टिल नोट जरूर कर लो इसको, ठीक। अगली चीज, एक्सप्लेन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी। देखो भाई ये वाला आपके लिए क्या करना पड़ेगा, एक सेकेंड, ये वाला फ्लो चार्ट, ये वाला फ्लो चार्ट इसका आंसर में लगाना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा आपको, इसलिए बढ़िया से याद करके जाना इसको। ये वाला फ्लो चार्ट कहां गया कहां गया कहां गया, हाँ, एक्सप्लेन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी देगा, फिर से भूल लिया ना मैंने। तो हाईली रिएक्टिव मेटल इलेक्ट्रोलिसिस से करते हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल रिडक्शन करते हैं कार्बन या फिर स्ट्रॉन्ग या फिर मोर रिएक्टिव मेटल के साथ, लो रिएक्टिव मेटल फ्री स्टेट में मिलते हैं, ठीक। तो वो वाली टेबल बनानी है और फिर ये चीजें लिखनी है थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए। अच्छा, व्हाट आर आयनिक कंपाउंड्स, राइट इट्स प्रॉपर्टीज। आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसमें क्या बनते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। अगेन यहां पर MgCl2 या NaCl का एग्जाम्पल लिखना विथ डायग्राम मत भूलना, ठीक। प्रॉपर्टीज क्या होती है आयनिक कंपाउंड की, आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और एक्वस स्टेट। बस ये चीजें ऐसे लिखनी है, थोड़ा सा फैला के लिखना, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, प्लीज थोड़ी सी इज्जत मेरी और अपनी दोनों की रख लेना, नंबर मिलेंगे यार, ठीक। अगली चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, ये लास्ट चल रहा है। पहला, मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करते हैं बिफोर बर्निंग। आंसर है उसके ऊपर सरफेस पे ऑक्साइड की लेयर होती है, उसको रिमूव करने के लिए करते हैं जिससे वो आसानी से बर्न हो जाए। व्हाट हैपेंस विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस केप्ट इन आयरन कंटेनर। आंसर भाई देखो, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और आयरन क्लोराइड बनाएगा। आयरन क्लोराइड ग्रीन कलर का होता है, सॉरी आयरन सल्फेट बनाएगा। FeCl3 भी ग्रीन होता है, FeSO4 भी ग्रीन होता है, तो ये FeSO4 बनाएगा, ग्रीन कलर का होता है, राइट। ऑब्जर्वेशन एंड इन्फ्रेंस ऑफ जिंक प्लस HCl रिएक्शन। भाई देखो ऑब्जर्वेशन क्या होगी, बबल्स निकलना चालू हो जाएंगे, काय के बबल्स निकलेंगे, हाइड्रोजन गैस के निकलेंगे। इन्फ्रेंस क्या है, मेन इन्फ्रेंस मतलब कंक्लूड क्या कर सकते हो कि भाई मेटल जो जिंक है वो रिएक्ट करता है HCl के साथ और वो क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस, और बना लेता है अपना रिस्पेक्टिव सॉल्ट। ये है हमारा फाइनल इसका ऑब्जर्वेशन या इन्फ्रेंस। तो इसी के साथ ये वाली वीडियो भी होती है हमारी खत्म। आपने लास्ट तक देखा, थैंक यू सो मच। आपको यहाँ मैं अभी वीडियो के बाजू में साइड में पुरानी वीडियोस के भी आपको थंबनेल्स दिख रहे होंगे, आप उसको क्लिक करके पुरानी वीडियोस भी देख सकते हो। और इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। रवि भैया आपका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और 10th बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाना ही लाना है बॉस, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में और लेकर आऊंगा आपके लिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का आपको कंप्लीट लेक्चर विद कंप्लीट क्वेश्चंस, जहां पर हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के आने वाले क्वेश्चन का भी पेपर लीक करेंगे। और लगे रहना, पढ़ाई अच्छे से करना। हम लोग इस बार 2026 का बोर्ड्स का एग्जाम भाई फोड़ के रहेंगे,
So till then, study hard, stay focused. Signing off.